नमस्कार प्रिय छात्रों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आप सबको पता, हम कर रहे थे अपना एसएससी जीडी का जीके का हिस्ट्री वाला टॉपिक। तो लेक्चर 3 लेके मैं आपके सामने हूं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी की तैयारी में हिस्ट्री। तो पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है? समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के कितने शासकों को पराजित किया था? बताओ भाई, ये कितने शासक थे? इसका सही आंसर है 12। देखिए, समुद्रगुप्त ने दक्षिणा जो पथ है, यानी कि जो विंध्याचल पर्वत के नीचे का जो दक्षिण भारत है, उसके 12 राजाओं को हराया। और जो उत्तरी भारत जिसको आर्यवर्त बोलते थे, उसके कितने राजाओं को हराया? 9 राजाओं को हराया। तो इसका आंसर है 12। 12 नीचे दक्षिणापथ के राजाओं को हराया और 9 आर्यवर्त किया। समुद्रगुप्त के बारे में और जानकारी। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का नेपोलियन। समुद्रगुप्त को के दरबार में कवि रहता था, उस कवि का नाम था हरिसेन। हरिसेन हरिसेन ने समुद्रगुप्त की प्रशंसा में प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख बनवाया है प्रयाग में। ये भी कोई बार क्वेश्चन आ जाता है, प्रयाग प्रशस्ति वाला। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आएगा? 12। दक्षिणापथ के 12 राजाओं को। अगला, इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर किसकी प्रशस्ति की खुदाई की गई है? देखिए, इलाहाबाद कह रहा है, इलाहाबाद में यानी कि प्रयागराज में। तो इसका सही आंसर है समुद्रगुप्त। देखिए, समुद्रगुप्त द्वितीय और चंद्रगुप्त द्वितीय दे रखा है, लेकिन सही आंसर क्या है? समुद्रगुप्त, जो भी गया है। देखिए, अशोक के जो अभिलेख हैं वो कई हैं। एक तो है टोपरा में और एक है मेरठ वाला। कई है। ये मेरठ और टोपरा वाला फेमस क्यों है? क्योंकि इसको फिरोज शाह तुगलक इसको उठा के दिल्ली ले आया था। फिरोज शाह तुगलक कहां ले आया? इसको दिल्ली ले आया, अशोक के अभिलेख को। और अशोक का जो स्तंभ लेख है, इलाहाबाद वाला की बात चल रही है, उसकी प्रशस्ति पर समुद्रगुप्त के बारे में उसकी प्रशस्ति यानी कि उसकी प्रशंसा के बारे में लिखा गया है। कहां पर? इलाहाबाद वाले में, है ना। टोपरा ये अंबाला में है और मेरठ आपको पता यूपी में, यहां से उठा के ले आया था फिरोज शाह तुगलक, इसको दिल्ली में लगा दिया। तो इसका आंसर है समुद्रगुप्त। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कब आयोजित किया गया था? तो ये 1931 की घटना है, लेकिन मार्च या दिसंबर 1931। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? ये 1931 में हुआ था। पहला कब हुआ? देखिए, जो पहला 3 हुए थे, ये पहला हुआ 1930 में, दूसरा कब हुआ? दूसरा हुआ 1931 में, और तीसरा कब हुआ? तृतीय ये हुआ 1932 में। अच्छा, तो कांग्रेस ने किस सम्मेलन में भाग लिया? केवल दूसरे में महात्मा गांधी जी ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, पहले और थर्ड में भाग नहीं लिया था। गांधी इरविन समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को। उसके तहत महात्मा गांधी ने हाँ भरी थी कि हम द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो लंदन में होता था उसमें भाग लेंगे। अच्छा, क्वेश्चन आता है तीनों गोल सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति। तो देखिए, डॉक्टर अंबेडकर व तेज बहादुर स्प्रू, इन दोनों ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। डॉक्टर अंबेडकर और तेज बहादुर स्प्रू। महात्मा गांधी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में केवल दूसरे वाले में गए थे 1931 में। निम्नलिखित में से किसकी नदी का नाम ऋग्वेद में किस नदी का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार आया? केवल एक बार उस नदी का नाम है, वो नाम है गंगा जी। ठीक है, ऋग्वेद में कुछ नदियों के नाम है, जैसे कि सबसे पवित्र नदी। कौन सी नदी? सबसे पवित्र नदी का नाम बताओ जी। सरस्वती। हरियाणा जो वर्तमान उसमें से बहती थी, है ना। सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी कहा गया। सबसे ज्यादा उल्लेखित, यानी कि सबसे ज्यादा उल्लेखित नदी कौन सी है? बताओ बच्चों। तो ये है हमारी सिंधु नदी। कौन सी नदी है सबसे ज्यादा उल्लेखित? ये है हमारी सिंधु नदी, सबसे ज्यादा उल्लेखित है। अच्छा, गंगा का जिक्र कितनी बार आया? अभी क्वेश्चन आया, गंगा का जिक्र आया 1 बार। और यमुना का जिक्र कब आया है? यमुना का जिक्र 3 बार आया है। इसका अर्थ ये हुआ कि गंगा जी बाद में पवित्र नदी बनी है, उससे पहले सरस्वती नदी पवित्र नदी थी, हालांकि नदी विलुप्त हो चुकी है। अगला क्वेश्चन,
ये हिंदुस्तान बने में काउंसिल राजनीति को वापस लेने के लिए कांग्रेस के तहत स्वराज पार्टी का गठन किया। ये कह रहा है ये दो व्यक्तित्व हैं, उनका नाम बताने में से किसने काउंसिल राजनीति, काउंसिल राजनीति का क्या मतलब होता है? काउंसिल राजनीति मतलब एमएलए एमपी बनो, अंग्रेजों के जमाने की बात है। तो उसको वापस लेने के लिए अब भाई हमें भी उसमें भाग लेना चाहिए, एमएलए एमपी बनना चाहिए। तो किसने स्वराज पार्टी का गठन किया था? देखिए तिलक थे नहीं, नेहरू थे नहीं, चित्तरंजन दास, ये है इसका सही आंसर, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। क्या हुआ जब 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। कौन सा आंदोलन वापस ले लिया? असहयोग आंदोलन। तो उस समय कांग्रेस में कुछ लोगों ने सोचा कि भाई अब आंदोलन तो खत्म हो गया तो क्या काम करें। तो कुछ लोगों ने सलाह दी कि हम जो अंग्रेजों ने जो हमें प्रतिनिधि देते हैं, एमपी एमएलए बनाते हैं, क्यों ना हम उसमें जाएं। लेकिन कुछ लोगों ने विरोध करा, भाई हम अंग्रेजों के खिलाफ तो लड़ रहे हैं और उन्हीं के सिस्टम का भाग बनना सही नहीं है। लेकिन चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कहा कि हम काउंसिल में भाग लेंगे, इसलिए इन्होंने 1923 में कांग्रेस में रहकर ही स्वराज पार्टी का गठन किया। किसका? स्वराज पार्टी का गठन किया चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। महात्मा गांधी ने भी कहा ठीक है, जब तक हम अगला आंदोलन शुरू नहीं करते आप लोग ये काम कर सकते हो। इन्होंने ये कहा था कि हम वहां जाकर है ना अंग्रेजों को जो कानून बनाते हैं खिलाफ उसमें रोड अटकाएंगे। 1919 में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख घटना घटी? देखिए ये कहता है 1919 में कौन सी घटना घटी, तो ये था हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 में। चंपारण सत्याग्रह 1917। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन हुआ था। ठीक है, जलियांवाला बाग कहां स्थित है? ये पंजाब में स्थित है। कहां पर? पंजाब में। अच्छा, ये उस समय जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया? जनरल डायर ने। जनरल डायर ने। जलियांवाला जो बाग है उससे क्वेश्चन एक आता है कि उसको जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच करने के लिए अंग्रेजों ने कौन सा आयोग बनाया? वो था हंटर आयोग। कौन सा आयोग? हंटर आयोग। हालांकि इसने जनरल डायर को दोष मुक्त कर दिया था। हंटर आयोग की स्थापना की थी। तो ये क्वेश्चन है। 1757 का वर्ष भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष कौन था? तो ये क्वेश्चन आया बच्चों, अच्छे से पढ़ लेना। 1757 आपको पता है प्लासी की लड़ाई हुई थी। देखिए प्लासी की लड़ाई से सारे सवाल है। ये कह रहा है कि अंग्रेजों के लिए 1757 में क्या घटा था? मद्रास पर अधिकार कर लिया। क्या ऐसा कुछ हुआ था? नहीं हुआ। बरार की लड़ाई में सिराजुद्दौला कर अंग्रेजों ने अवध पर अधिकार कर लिया, ये भी नहीं हुआ था। 1757 में प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला को हराकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर अधिकार कर लिया। ये सही है भाई। इसका सही आंसर क्या है? 1757। आप सबको पता ही है कि 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई हुई, जहां पर अंग्रेजी कैप्टन रॉबर्ट क्लाइव था उसका सेनापति, और इधर से अपने लड़ रहे थे नवाब सिराजुद्दौला। हालांकि इनकी हार हो गई और अंग्रेजों ने बंगाल पर अधिकार कर लिया। तो बंगाल पर अधिकार करा था, ना मद्रास, ना अवध, ना हैदराबाद पर, केवल बंगाल पर। 1967 में पश्चिमी बंगाल का दार्जिलिंग जिला, तो देखो दार्जिलिंग कहाँ है? पश्चिमी बंगाल में। तो वहां पर नक्सलबाड़ी, एक जगह का नाम है दार्जिलिंग के पास नक्सलबाड़ी, वहां पर एक आंदोलन शुरू हुआ था। उस आंदोलन का नाम क्या है? भूदान छोड़ो, भारत छोड़ो, चिपको नहीं, उसका आंदोलन है नक्सली। देखो नक्सली नाम से ही नक्सलबाड़ी। क्या हुआ? 1967 की बात है ना, 1967 की बात है। कुछ लोग है ना सिस्टम के या सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे। वो कह रहे थे कि भाई जो जमींदारी सिस्टम खत्म करने का जो वादा किया गया था उसको पूरा नहीं किया गया। पूरे देश में ये कांग्रेस उस समय कोशिश थी कि भाई जो जमींदारी सिस्टम उसको खत्म करे, लेकिन जो जमींदार थे कुछ लोगों ने बीच का रास्ता निकाल के सिस्टम खत्म नहीं होने दिया। तो 1967 में नक्सलबाड़ी, एक जगह का नाम, नक्सलबाड़ी में क्या हुआ? जमींदारों के खिलाफ। किसके खिलाफ? जमींदारों के खिलाफ एक आंदोलन शुरू हुआ। और इस आंदोलन की खास थी कि हिंसक था, हिंसक था कि उनको मार दो। तो नेता कौन थे इसके? तो एक तो थे चारू मजूमदार, चारू मजूमदार, और दूसरे थे कानू सान्याल। और भी कई नेता थे लेकिन ये फेमस हैं।
ठीक है, ये दो मिलकर उस समय शुरू किया था। ठीक है, हालांकि चारों मजूमदार तो खुद एक जमींदार के बेटे थे, लेकिन बचपन से इन्होंने अन्याय अत्याचार को देखा हुआ तो शायद लड़े भी। तो ये क्या था, ये हिंसक आंदोलन था। यही इसकी सबसे बड़ी कमी है कि अन्याय के खिलाफ ये बोल रहे हम लड़ रहे थे, लेकिन उन्होंने हथियार उठा रखा था। ये वामपंथ कह लो या माओवादी जो हिंसक विचारधारा वाले लोग हैं, उनसे ज्यादा प्रभावित थे। तो 1967 की घटना है। नक्सलबाड़ी कहाँ है? नक्सलबाड़ी है पश्चिमी बंगाल में, नक्सल आंदोलन। 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। वह किसे कहा गया? कहने का मतलब है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने। तो ये डी आपका सही आंसर है। आज ही देखो खबर आई है कि जो सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने भारत का पहला महिला कॉलेज बनाया था, उसको सरकार ने ढा दिया कि हम स्मारक बनाएंगे। मुझे लगता है वहां पर एक और बढ़िया स्कूल बनाना चाहिए था। ठीक है, क्या हुआ? ये ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले क्या है? अन्याय के खिलाफ कहें या जातिवाद के खिलाफ समानता के लिए लड़े। इन्होंने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। कौन सा समाज? सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज का क्या अर्थ है? जो सच के लिए लड़ने वाला, सच का मतलब समानता के लिए जो लड़ने वाला, सत्य के लिए लड़ने वाला समाज, सत्यशोधक समाज। तो ज्योतिबा फुले ने एक किताब लिखी थी, गुलामगिरी। कौन सी किताब लिखी थी? 1873 में, गुलामगिरी। और ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी का नाम था सावित्रीबाई फुले। इन्होंने मिलकर भारत का पहला महिला स्कूल यानी कि लड़कियों के लिए महिला स्कूल खोला था 1848 में पुणे में। और ये भारत की पहली महिला टीचर भी है सावित्रीबाई फुले। ज्योतिबा फुले पहले खुद पढ़े, फिर अपनी बीवी को भी पढ़ाया और बीवी ने फिर स्कूल खोला लड़कियों का पहले, है ना। तो अगर हम शिक्षक दिवस मनाएं महिला वाला, तो सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन पर मना सकते हैं। लड़कियों को तो इन्हीं के जन्मदिन पर मनाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ही पहला लड़कियों का स्कूल खोला था, सावित्रीबाई फुले जी ने। निम्नलिखित में मौर्य सम्राटों में से किसे प्रियदर्शी के नाम से, प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता? प्रियदर्शी मतलब सबको प्रिय जो है, कौन था? तो भाई वो था अशोक। मौर्य सम्राट अशोक को देखो प्रियदर्शी, वह देव नाम प्रिय, देव नाम प्रिय या प्रिय मतलब जो देवताओं को भी प्रिय हो। और जो प्रियदर्शी है किसको कहा गया? ये अशोक को कहा गया। अशोक कौन था? ये थे मौर्य सम्राट, मौर्य सम्राट था अशोक। ये 268 ईसा पूर्व राजा बना था। कहां का? मगध का राजा बना था अशोक। अशोक ने क्या किया? 232 ईस्वी में, 268 से 232 तक इसने शासन किया। इसकी मृत्यु हो गई। इससे पहले इसने क्या किया था? अपने शासन के 8वें वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया। किस पर? कलिंग। कलिंग पर जब आक्रमण करा तो कलिंग हार गया, लेकिन उसके रक्तपात को देखकर अशोक का दुखी और उसने धर्म की नीति अपना ली। धर्म नीति है ना, ये धर्म का पाली भाषा का रूप है धम। तो उसने बौद्ध धर्म अपना लिया और उसने कहा कि आज से ये सारा रक्त पक्त सब बंद और समाज के लिए हम काम करने। सम्राट अशोक। ठीक है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन यानी कि HRAS की स्थापना दिल्ली में की गई थी। तो जगह का नाम बताना है आपने। तो देखो ये तो बड़ी अच्छी जगह है, हम सब क्रिकेट को पसंद करते हैं। थी फिरोज शाह कोटला मैदान, जिसका आजकल नाम है अरुण जेटली मैदान, दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में ये मीटिंग हुई थी। ये कब हुई? देखिए 1928 की घटना है। असहयोग आंदोलन जब महात्मा गांधी ने बंद किया तो ये बहुत सारे युवा ने बढ़ चढ़कर उसमें भाग लिया था, लेकिन वो आंदोलन महात्मा गांधी जी ने वापस ले लिया। तो जो युवा लोग हैं वो बोले भाई ये तो गलत किया, अब हम क्या करें। तो उन्होंने सोचा भाई जल्दी आजादी लेते हैं, और इसके लिए उन्होंने सोचा बलिदान देना पड़ेगा। तो इसके लिए उन्होंने दिल्ली में एक मीटिंग की। मीटिंग करके उन्होंने वहां बनाया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। किसके नेतृत्व में? ये थे हमारे आजाद चंद्रशेखर आजाद। तो ऐसे महान क्रांतिकारियों में मिलकर, इसमें चंद्रशेखर आजाद से भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन लोगों ने मिलकर 1928 में ये संगठन बनाया था दिल्ली में। फिरोज शाह कोटला मैदान में मीटिंग हुई थी तब ये संगठन बनाया था। 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? बताओ भाई। देखो ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ये है हमारे दादा भाई नेहरू जी। दादा भाई नेहरू जी ने क्या किया था?
1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। किस लिए की थी ये भाई? जो ब्रिटिश जनता है, बोले भाई ब्रिटिश जनता को भारतीयों का, जो भारतीय है उनका दृष्टिकोण समझाने के लिए कि भाई हमें बहुत अंग्रेज लोग हैं, बुरी हालत में रखते हैं, खाना पानी शिक्षा स्वास्थ्य पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा, जबकि कहते हुए हैं कि हम तो तुम्हारा भला करने के लिए भारत में आए, लेकिन वैसा बिल्कुल भी नहीं करते। दादा भाई नौरोजी को आपको पता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी पॉवर्टी एंड इन्होंने पुस्तक लिखी थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। इस पुस्तक में इन्होंने बताया कि भाई अंग्रेज लोग कहते हैं कि हम तो तुम्हारा फायदा करने के लिए आए हैं, तुम्हें आधुनिक शिक्षा देने के लिए आए हैं, लेकिन इन ब्रिटिश रूल है भाई, ये ब्रिटिश रूल कहाँ है? ये तो सारा कौन सा रूल है? अन ब्रिटिश रूल है, तो इसी कारण पॉवर्टी है। तो इन्होंने कहा भी अंग्रेज लोग सारा धन लेकर जा रहे हैं अपना वापिस अंग्रेजों के इंग्लैंड में। और देखिए सैयद अहमद खान कौन थे? इन्होंने एंग्लो मोहम्मद सर सैयद अहमद खान एंग्लो मोहम्मदन कॉलेज की स्थापना की थी अलीगढ़ में। सत्येंद्रनाथ टैगोर कौन थे? ये भारत के पहले ICS अधिकारी थे। राजा राम मोहन राय, इन्होंने क्या किया? 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। किसकी समाज की स्थापना की? ब्रह्म समाज की स्थापना की। ये था क्वेश्चन, ये था ब्रह्म समाज। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने धम्म की नीति की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया था? तो अभी देखो मैंने अभी बताया धम्म की नीति किसने अपनाई? ये थे मौर्य सम्राट अशोक ने क्या किया? उसने कहा कि रक्तपात की नीति छोड़ अब धम्म की नीति अपनाएंगे। धम्म की नीति, धम्म क्या है? ये पाली भाषा का शब्द है, पाली भाषा का, ये धर्म का ही रूपांतरण है। तो अशोक ने क्या किया? अपने बेटे महेंद्र वह संघमित्रा वो कहां भेजा? सिलोन बोले तो आज का श्रीलंका भेजा। किस लिए? बौद्ध धर्म का प्रचार करने। तो अशोक ने क्या किया? बौद्ध धर्म अपनाया। किसने इसको दीक्षा दी थी? क्वेश्चन आता है एग्जाम में बच्चों। उपगुप्त एक बौद्ध भिक्षु था, उसने अशोक को कहा भाई आप भी आइए और बौद्ध धर्म अपनाइए। तो अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया, हालांकि जनता को उसने फोर्स नहीं किया कि बौद्ध धर्म अपनाओ। तो ये था अशोक। और अपने बेटे महेंद्र और बेटे संघमित्रा को भेजा श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने। आज देखो श्रीलंका में आज भी ज्यादातर लोग बुद्धिस्ट हैं, ये अशोक की कहानी है। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच एक युद्ध हुआ था, कई बार बता चुका मैं वीडियो में। युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? ये हुआ था नर्मदा नदी के तट पर, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय। तो क्या हुआ? हर्षवर्धन आपको पता ही है, हर्षवर्धन क्या था? ये कन्नौज का शासक था, है ना। कन्नौज इसकी राजधानी थी, है ना। थानेश्वर भी इसकी राजधानी थी, फिर कन्नौज होगी। तो हर्षवर्धन क्या हुआ? अपने पिता और अपने बड़े भाई, है ना, उसके बाद उनकी दोनों की पापा की डेथ हो गई थी और बड़े भाई की हत्या हो गई थी, उसके बाद ये राजा बना था। तो हर्षवर्धन नर्मदा नदी के तट पर हार गया था, है नर्मदा। किससे हारा? पुलकेशिन द्वितीय से हार गया था। ठीक है, हर्षवर्धन के समय हमारे देश में एक चीनी यात्री आया था, आप लोगों को पता है। तो कौन था चीनी यात्री? हवेन सांग भारत आया था। ठीक है, तो नर्मदा नदी के ऊपर इनकी लड़ाई हुई थी 618 ईस्वी में। 618 ईस्वी में लड़ाई हुई थी। निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्षचरित के लेखक थे? देखिए हर्षचरित में क्या हर्षवर्धन की जीवन गाथा सारी बताई गई है। तो हर्षचरित किसने लिखा? बाणभट्ट इसका एक दरबारी कवि था जिसने हर्षचरित लिखा था। इसके अलावा देखो आप लोग, राजशेखर ने कौन सी किताब लिखी थी? राजशेखर ने लिखी थी कर्पूर मंजरी, बड़ी सुंदर किताब कर्पूर मंजरी, है ना। आर्यभट्ट ने कौन सी किताब लिखी? आर्यभट्टीय,
आर्य भट्टीय, ठीक है, भट्टीय। कालिदास, कालिदास ने तो बहुत सी किताब लिखी थी, जैसे कि मेघदूतम, है ना, अभिज्ञान शाकुंतलम, और है ना, ऐसी बहुत सारी किताबें कालिदास ने लिखी थी। निम्नलिखित में से कौन वाकाटक राजवंश का संस्थापक था? देखिए, वाकाटक राजवंश पूछा है, इस वंश का संस्थापक कौन था? विंध्य शक्ति नामक एक व्यक्ति था। कौन था? विंध्य शक्ति। ये कहते, ये जो सातवान राज्य थे उसके सेवक थे, सातवाहन। तो सातवाहन राज्य के समाप्त हो जाने पर उनके खंडरों पर वाकाटक राजवंश की स्थापना हुई। किसने की? ये आपके सामने है, विंध्य शक्ति। अच्छा, इस वंश में एक ही प्रतापी राजा हुआ जिसका नाम था प्रवरसेन प्रथम। प्रवरसेन प्रथम अकेला राजा था जिसने अपने नाम के साथ सम्राट लगाया था, और इसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे भाई। कितने यज्ञ किए? 4 अश्वमेध यज्ञ किए प्रवरसेन ने। अच्छा, एक आपको पता है चंद्रगुप्त द्वितीय नाम का राजा हुआ था, चंद्रगुप्त, जिसको विक्रमादित्य भी कहते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ये एक आदमी है। इसने अपनी बेटी की शादी, है ना, इसने अपनी बेटी की शादी प्रभावती, उसका नाम किससे किया? उसकी शादी उसने करी रुद्रसेन से। रुद्रसेन प्रथम से उसकी शादी की। उसने इसलिए की थी क्योंकि शक और जो ये जो चंद्रगुप्त था, गुप्त और शक साम्राज्य के बीच में वाकाटक पड़ता था, तो वाकाटक को अपने अंदर अपनी साइड लाने के लिए इसने अपनी बेटी की शादी रुद्रसेन से की थी, और उसमें कामयाब भी रहा था। सितंबर 1948 को भारतीय सेना ने हस्तक्षेप किया और किस रियासत पर नियंत्रण कर लिया भाई? आप बताओ, 1948 की घटना है, तो ये है हैदराबाद। हैदराबाद, ठीक है। ये सब हुआ था, एक भारत सेना ने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो क्या था? हैदराबाद पर अधिकार करना। किस पर? हैदराबाद पर अधिकार, हैदराबाद रियासत। आपको पता है जब अंग्रेज लोग थे तो अंग्रेज लोगों ने क्या किया था? भारत को तोड़ने के लिए जो रियासतें थी, रियासतों को 3 अधिकार दिए, 3, कि या तो भारत में शामिल हो जाओ, या बोला पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, या बोला आप स्वतंत्र भी रह सकते थे। देखो पूरे काम किए थे उन्होंने कि आजादी तो मिले लेकिन भारत को हम टुकड़ों में बांट दे। तो कुछ रियासतों ने थोड़ा सा सोचा वो अलग हो, तो हैदराबाद ने भी यही सोचा। हैदराबाद को जो नालायक निजाम था वो अलग होना चाहता था, लेकिन वहां पर क्या हुआ? जो रजाकार थे, रजाकारों ने आतंक बता रखा था। ये उसके जो निजाम है उसकी सेना के लोगों को रजाकार कहते। तब भारतीय जो सरकार है उसके ऊपर कार्रवाई की दबाव पड़ा, तो हम क्या है इंटरनेशनल, वो हैदराबाद इंटरनेशनल चिल्ला रहा था कि इंडिया कब्जा करने वाला है, तो भारत ने क्या किया? अपनी सेना को भेजा। शुरू में कहा कि पुलिस भेज रहे हैं, लेकिन वो सेना ही थी। तो ऑपरेशन पोलो चलाया गया और हैदराबाद पर अधिकार कर लिया गया। निजाम की फोटो देखी होगी आपने, वो अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामने खड़े हैं। तो इसका आंसर क्या है? हैदराबाद। 1928 में दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में एक बैठक हुई। किसकी स्थापना की गई थी? इसके नेताओं में भगत सिंह, जतीन दास और अजय घोष भी थे। देखिए अभी अभी बताया मैंने, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। देखिए इसमें क्या था? पहले थी हिंदुस्तान सोशलिस्ट को हटा दो, रिपब्लिक एसोसिएशन। इसकी स्थापना की थी राम प्रसाद बिस्मिल और अदर नेताओं ने। बाद में भगत सिंह और ये सब जुड़ गए, तो ये सोशलिस्ट शब्द भी इसमें जोड़ दिया गया। तो किसकी स्थापना की थी? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक, सॉरी उल्टा लिख रहा हूं मैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? भगत सिंह, जतीन दास, अजय घोष और चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में ये मिले थे 1928 में। कहां मिले थे ये? फिरोज शाह कोटला के मैदान में, दिल्ली में। और इन्होंने स्थापना इस क्रांतिकारी संगठन की थी। अच्छा, इसमें एक महत्वपूर्ण नाम आ रहा है जतीन दास। पता है जतीन दास जेल मैनुअल के हिसाब से अच्छा खाना, अखबार और राजनीतिक कैदियों की तरह रखे जाने के लिए इन्होंने 64 दिन की भूख हड़ताल की थी भाई। किसकी? 64 दिन की भूख हड़ताल, और उसके बाद उनकी होगी मृत्यु। 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद ऐसे महान ऐसे ही लोग क्रांतिकारी बन सकते हैं, वरना आपको पता है कायरों की फौज होती है, कहाँ उनमें हिम्मत है सिस्टम के खिलाफ लड़ने की। लेकिन ये महान लोगों ने लड़ाई ली, तभी तो हम आजाद हुए। बुद्ध
बुध जो है वो शाक्य गण नामक एक छोटे से गण से संबंधित है। क्वेश्चन समझो, गण गण मतलब गणराज्य है, गण मतलब जो कुछ राजा लोग थे वो मिलकर शासन करते थे, एक आदमी का शासन नहीं था। भारत में पहले गण होते थे, हालांकि बाद में नहीं रहे। तो और एक क्या थे वो बताओ भाई, ये पूछ रहा है बुध क्या थे इसमें से, ब्राह्मण थे, शूद्र थे, वैश्य थे, क्षत्रिय थे। देखिए महावीर जैन और गौतम बुद्ध दोनों ही क्या थे, क्षत्रिय। तो महात्मा बुद्ध है उनको शाक्य मुनि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शाक्य मुनि। ठीक है, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ उनके बचपन का नाम था। इनका जन्म कब हुआ, 564 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व मतलब 2000 साल तो आप पीछे जाओ ही जाओ, उससे भी 564 साल पहले हुआ था। कहां हुआ था, लुम्बिनी में। कहां हुआ, लुम्बिनी, नेपाल में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था, सारनाथ में। हालांकि इनको जो ज्ञान है ना वो तो गया में ज्ञान हुआ, जिसको बोध गया बोलते हैं, लेकिन प्रथम उपदेश कहां दिया इन्होंने, प्रथम उपदेश गौतम बुद्ध ने दिया सारनाथ में। ठीक है, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक। अशोक ने अपने शिलालेख में उल्लेख किया है कि उसने राजा बनने के बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की। तो अशोक खुद ही बता रहा है अपने अभिलेख में कि उसने कब विजय प्राप्त की, शासन के कौन से वर्ष, तो मैं बताया 8वें वर्ष। जब वह राजा बनने के 8वें वर्ष में था तब उसने कलिंग पर आक्रमण किया था। ठीक है, कलिंग पर। तो अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। तो कलिंग का राजा कौन था, राजा अनंत अनंत पद्मनाभ। तो अनंत पद्मनाभ राजा था। और 8वें वर्ष अशोक और उसके बीच कलिंग के बीच लड़ाई हुई। कलिंग की सारी जनता लड़ रही थी इसलिए। तो कलिंग बोले तो आज का उड़ीसा, आज का उड़ीसा। हालांकि अशोक इस युद्ध में जीत तो गया लेकिन भारी रक्तपात हुआ और उसके बाद उसने क्या हुआ, जो युद्ध नीति थी, कौन सी नीति थी, युद्ध नीति, युद्ध नीति को त्याग दिया और धम्म नीति को अपना लिया। कौन सी नीति को, धम्म अपना लिया और उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। हालांकि अशोक के दादा चंद्रगुप्त मौर्य थे, वो क्या थे, वो जैन धर्म को मानते थे, लेकिन अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया, बौद्ध। किसने इसको दीक्षित किया बौद्ध धर्म में, उपगुप्त नामक सिख एक बौद्ध भिक्षु था, उसने अशोक को इसमें शामिल किया। तो ये क्वेश्चन बनता है 8वें वर्ष उसने ये सब किया था। चोल अभिलेखों के अनुसार विद्यालयों के रखरखाव के लिए भूमि को क्या कहा जाता है। देखिए चोल प्रशासन इंपॉर्टेंट है भाई। तो चोलों में क्या होता था, विद्यालयों को देना है तो देखो शाला भोग। ठीक है, समझ आता हूं, शाला भोग जो शिक्षा था वो विद्यालयों को रखरखाव के लिए दान दी जाती थी। वेलन वेगी भूमि कौन थी, ये थी जो गैर ब्राह्मण है ना, जो गैर ब्राह्मण लोग हैं उनको ये भूमि दी जाती। गैर ब्राह्मणों के स्वामित्व वाली कृषि भूमि। ठीक है, कौन सी, गैर ब्राह्मण। तो जो गैर ब्राह्मण लोग थे उनके पास जो जमीन होती थी उसको बोले थे वेलन वेगई। अच्छा, देवदाना दाना कौन होती है, जो मंदिर को दान दी गई, मंदिर को दान दी गई भूमि। क्या होता था, साउथ में है ना बहुत बड़े बड़े मंदिर बनते थे। अब मंदिर में बिजली, पंखा, लाइट, फर्नीचर है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, है ना, मंदिर के अपने खर्चे होते थे। तो उन खर्चों को निकालने के लिए देवदाना भूमि होती थी, भाई मंदिर को दान देगी, मंदिर अपना खर्च चलाएगा। अच्छा, ब्रह्मदे, ये होती ब्राह्मणों को, किसको, ब्राह्मणों को दान दी गई भूमि। किसको, ब्राह्मणों को। भाई ब्राह्मण लोग आते थे, दीक्षा वगैरह देने होती थी तो राजा अलग उन्हें भूमि देते थे, भाई ये भूमि तेरी और इस पे जो टैक्स वैक्स आए तुम इकट्ठे करते रहना। तो ये था क्वेश्चन। 1919 में गांधी जी ने किसके खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया था, आप ही बताओ भाई किसके खिलाफ किया था। ये किया था रोलेट एक्ट के खिलाफ। ठीक है, 10 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट पास हुआ था और इसके खिलाफ महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का आह्वान किया, मतलब हम इस काले कानून को नहीं मानते। ठीक है, और उन्होंने 1919 में जैसे 10 मार्च को कानून पास हुआ इस खिलाफ विरोध करा और रोलेट एक्ट है
इसी के खिलाफ जो मीटिंग हो रही थी जलियांवाला बाग में, वहीं पर निहत्थे लोगों को गोली से मारा गया 13 अप्रैल 1919 में। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 की ये घटना है। रोलेट एक्ट का पास हुआ 10 मार्च 1919 को। ठीक से, ठीक है। इसमें से कौन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लाल बाल पाल में से एक थे? तो देखो आप ही बताइए, लाल कौन थे? लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। और बाल बोले तो बाल गंगाधर तिलक। और पाल बोले तो विपिन चंद्र पाल। तो देखो ये तीन नेताओं को शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं लाल बाल पाल। ये कैसे थे? कांग्रेस में दो दल थे, नरम दल और गरम दल। तो ये गरम दल के नेता थे। तो इसका आंसर आएगा लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय के बारे में बताऊं आपको, इनको है ना पंजाब केसरी कहते हैं। क्या कहते हैं? पंजाब केसरी। और एक इंपॉर्टेंट इनका नाम है ये, और इनको कहते हैं पंजाब केसरी के अलावा शेर ए पंजाब। ठीक है, बहुत सारे बच्चे है ना एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो भगत सिंह लगा के आते हैं। हालांकि भगत सिंह है शेर ए पंजाब, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में आएगा तब को लाला लाजपत राय को टिक मारना। लाला लाजपत राय शेर ए पंजाब और पंजाब केसरी। इन्होंने एक अखबार चलाया था, वंदे मातरम न्यूज़पेपर, है ना। इन्होंने अखबार चलाया था वंदे मातरम न्यूज़पेपर। उन्होंने किताब लिखी थी अनहैप्पी इंडिया। किसने किताब लिखी? लाला लाजपत राय ने। ठीक है, हिसार से ये कांग्रेस के सदस्य कांग्रेस को प्रेजेंट करते थे, हिसार की ओर से कांग्रेस में गए थे। ठीक है, लाला लाजपत राय। और आप लोगों को पता है लाला लाजपत राय की मृत्यु कैसे हुई? ये क्या कर रहे थे? साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, जिसके कारण लाठीचार्ज हुआ और दुर्भाग्य से वो इसमें इतने ज्यादा घायल हो गए कि उनकी मृत्यु हो गई थी। जमींदारी संघ को लोकप्रिय रूप में किस नाम से जाना जाता है? देखो जमींदारी संघ में क्या होगा? लैंड होल्डर सोसाइटी। कौन सी है? लैंड होल्डर सोसाइटी। इस संगठन की स्थापना 1838 में की गई थी। किसने की? द्वारका नाथ टैगोर। तो टैगोर शब्द आया है तो कुछ होगा रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये जो हमारे महान रविंद्रनाथ टैगोर है उसके दादा है, टैगोर के दादा। कौन? द्वारका नाथ टैगोर। टैगोर इनको ठाकुर कहा जाता है, लेकिन अंग्रेज लोग इन्हें टैगोर कहते थे तो इसलिए टैगोर लिखते। रविंद्रनाथ टैगोर के दादा थे रविंद्रनाथ टैगोर। तो इन्होंने क्या किया? सब संगठन बना रहे थे तो सोचा जमींदारों के हितों के लिए संगठन बनाया। तो इन्होंने संगठन बनाया लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 में। जमींदारी संघ यानी कि जमींदारों के अधिकारों के लिए लड़ना। तो द्वारका नाथ टैगोर। ठीक है, ये इसका नाम था। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा दलित वर्ग संघ की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये की गई थी 1930 में। तो डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के लिए बहुत काम करे, जैसे कि दलित वर्ग संघर्ष की स्थापना उन्होंने कब की? 1930 में। इसके अलावा उन्होंने 1936 में है ना इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। इसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर ने 1942 में अनुसूचित जाति संघ, शेड्यूल कास्ट संघ, अनुसूचित जाति संघ की स्थापना की। 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, अनुसूचित जाति संघ की स्थापना कब की? 1942 में। और दलित वर्ग संघ की स्थापना की 1930 में। तो डॉक्टर अंबेडकर से क्वेश्चन आ सकता है तो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर। और 1932 में ही पूना पैक्ट हुआ था। पूना पैक्ट, एक्ट नहीं पैक्ट। पूना पैक्ट किस किस के बीच हुआ था? यह था गांधी जी व डॉक्टर अंबेडकर के बीच हुआ था। इसमें क्या मांग थी भाई? डॉक्टर अंबेडकर की मांग थी वो दलितों को भी मुसलमानों की तरह पृथक निर्वाचक मंडल दिया जाए, लेकिन महात्मा गांधी कह रहे थे गलत है। तो इनको क्या किया? आरक्षण की सीटें बढ़ा दी गई, दलितों के जो आरक्षण सीटें बढ़ा दी गई थी, और डॉक्टर अम्बेडकर ने संयुक्त वो जो पृथक निर्वाचन मंडल की मांग वो छोड़ दी गई थी। तो ये पूना पैक्ट हुआ था। गयासुद्दीन बलबन ने किस काल में शासन किया? तो देखो बलबन था, किस काल में शासन किया था? ये था 1266 से 87। पहली बात तो बलबन किस वंश का शासक था? तो दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था गुलाम वंश। तो ये गुलाम वंश का शासक था। कौन था ये?
बलबन। ये किस लिए फेमस है? ये फेमस है अपनी रक्त एवं लौ नीति के लिए। रक्त एवं लौ, रक्त एवं लौ का मतलब क्या है? कठोरता से शासन करना, जो फालतू बकवास करे उसको काट। अंदर के दुश्मन भी और बाहर के दुश्मन, विशेष रूप से मंगोलों के लेके आया था, कठोरता से शासन करना। बलबन ने कुछ काम भी करे, जैसे कि एक इसने किया सिजदा शुरू, सिजदा प्रथा। सिजदा प्रथा, सिजदा क्या होता है? सिजदा होता है दंडवत प्रणाम करना, दरबार में आना, जैसे ही बादशाह दिख जाए तो ऐसे चरणों में झुक जाना। एक था पैबोस। पैबोस क्या होता है? जैसे ही सम्राट दिखे पहले तो सिजदा करना है, फिर सम्राट के पैरों को चूमना है ना, बादशाह के पैरों को चूमना है, मतलब जूती जो पहनी है उसके, है ना, मुंह उस पर जो भी है अपना मुंह चूमना। तो सिजदा और पैबोस किसने शुरू करा था? ये बलबन ने शुरू किया, ताकि लोग झुक करे, फालतू की बकवास ना करे। इसके अलावा इन्होंने एक नवरोज त्योहार मनाना शुरू किया। नवरोज, नवरोज क्या है? ये पारसी नव वर्ष है भाई। कौन सा वर्ष? पारसी नव वर्ष। तो इन्होंने नवरोज त्योहार मनाना शुरू करा। किसने? ये बलबन ने ये काम शुरू किए थे। राजगृह कई वर्षों तक मगध की राजधानी रहा। बाद में राजधानी को कहां पर शिफ्ट कर दिया गया था? पाटलिपुत्र। देखिए, मगध की जो शुरू में राजधानी बनी थी वो राजगृह थी, लेकिन बाद में एक राजा आया उदयन, अजात शत्रु का बेटा, उसने राजधानी कहां बनाई? पाटलिपुत्र। और राजधानी बाद में फेमस हो गई पाटलिपुत्र ही, कि भाई वहीं पर राजधानी बना सकते हैं। ठीक है, तो राजगृह कई चीजों के लिए फेमस है। राजगृह में जो महावीर जैन थे, महावीर ने 14 साल बिताए हुए। महावीर ने कितने वर्ष बताए? 14 वर्ष यहां बिताए। और महावीर ने यहीं पर राजगृह, राजगीर के पास ही अपना प्रथम उपदेश दिया था, पिपला पहाड़ी पर प्रथम उपदेश दिया था। कौन सा उपदेश? महावीर जैन ने। ठीक है, इसके अलावा जो राजगृह किस लिए फेमस है? आप जानते हो गौतम बुद्ध हैं, जैसे कि बुद्ध है, तो बुद्ध के ऊपर एक बार नलगिरी हाथी ने हमला कर दिया था, वो घटना भी राजगीर की ही है। ठीक है, तो राजगृह से पहले, बाद में राजधानी बनी थी पाटलिपुत्र। राजगीर में ही महावीर जैन ने अपना पहला उपदेश दिया। और राजगृह में क्या हुआ? गौतम बुद्ध को मारने के कई अटेम्प्ट किए गए थे, जैसे कि उनको, है ना, एक बार जय भी देने की कोशिश की गई, फिर उनको ऊपर पत्थर फेंक दिया गया था, एक बार घायल भी हो गए थे। और एक बार एक पागल हाथी नलगिरी, जिसका नाम था, बुद्ध पर छोड़ा गया कि वो बुद्ध को मार दे। बाद में कह दिया हाथी पागल हो गया था, हम क्या करें, तो लेकिन उसमें भी बुद्ध बच गए थे। ठीक है, और उसके अलावा कांचीपुरम तमिलनाडु में है, उज्जैन एमपी में है, ये तो आपको पता है, मध्य प्रदेश में, और तक्षशिला ये आज के पाकिस्तान में स्थित है। दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सत्र में असहयोग आंदोलन के पुष्टि की गई थी। ये कहां हुआ था? नागपुर में। देखिए क्या हुआ कि भाई बोले, भाई हमने अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन चलाना है, तो कांग्रेस की एक स्पेशल मीटिंग हुई नागपुर में, जिसकी अध्यक्षता की थी सी विजय राघवा ने। तो इनकी अध्यक्षता में एक प्रस्ताव लाया गया कि भाई हमने एक आंदोलन शुरू करना है जिसका नाम है असहयोग आंदोलन। तो ये नागपुर में मीटिंग हुई 1920 में, और महात्मा गांधी को कहा भाई आप असहयोग आंदोलन को शुरू कर सकते हैं। तो यहां पर पुष्टि की गई थी, कहां पर? 1920 में नागपुर में। असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी में कब शुरू हुआ था? तो देखो कि 1921 में। क्या हुआ? 1 अगस्त 1920 को क्या हुआ? ये असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। असहयोग आंदोलन का मतलब क्या है? कि हम अंग्रेजों का कोई भी सहयोग नहीं करेंगे, ना हम कोर्ट में जाएंगे, ना हम कक्षाओं में जाएंगे, ना स्कूल कॉलेज, सब बंद करेंगे, अंग्रेजों के साथ कोई सहयोग नहीं करेगा। क्योंकि गांधी जी मानते थे कि 2 लाख अंग्रेज, हम करोड़ों भारतीय हैं, ये राज कैसे कर रहे हैं? क्योंकि हम इनकी मदद कर रहे हैं राज करने में, तो हम इनका सहयोग नहीं करेंगे। यही था असहयोग आंदोलन। तो 1920 में शुरू किया गया था। तो उसी समय अंग्रेजों ने क्या करा? तुर्की को हराया। और तुर्की में खलीफा था, तो खलीफा जो था वो उसके साथ
अंग्रेजों ने बहुत सारे वादे किए थे, हालांकि वो वादे नहीं माने, तो भारत के जो मुसलमान हैं वो भी खिलाफ हो गए, तो उसी को कहते हैं खिलाफत आंदोलन। तो अंग्रेजों महात्मा गांधी ने सोचा भाई तो बढ़िया अवसर है मुसलमानों को साथ लेने का, आजादी के आंदोलन में शामिल करने का, तो महात्मा गांधी ने क्या करा, खिलाफ असहयोग आंदोलन में खिलाफत आंदोलन को भी शामिल कर लिया। ये घटना है 1921 की। उन्हें शायद 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में भाषण के लिए जाना जाता। तो किसने भाषण दिया था ये, तो ये थे हमारे स्वामी विवेकानंद। तो विवेकानंद जी का आपके बारे में बताऊं तो इनका रियल नाम क्या था, नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त इनके बचपन का नाम था, लेकिन इनका नाम विवेकानंद कब रखा, तो इनका नाम हम जो जानते हैं विवेकानंद, विवेकानंद रखा इनका नाम महाराजा अजीत सिंह। महाराजा अजीत सिंह खेतड़ी के राजा थे। वो किसके राजा थे, खेतड़ी के। तो खेतड़ी के राजा है ना, खेतड़ी अच्छे से लिख देता हूं सॉरी, है ना, खेतड़ी। तो खेतड़ी के एक राजा थे महाराजा अजीत सिंह, उन्होंने इनका नाम रखा विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का जो जन्म हुआ था 12 जनवरी, यानी कि 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है भारत में। क्या मनाया जाता है, युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद की याद में। तो स्वामी विवेकानंद ने क्या किया था, एक तो इन्होंने बेलूर मठ की स्थापना की थी। क्या की थी, बेलूर मठ। और इन्होंने रामकिशन मिशन, इनके गुरु थे रामकिशन परमहंस, तो इन्होंने उनके लिए उनकी शिक्षाओं को बढ़ाने के लिए रामकिशन मिशन की स्थापना की, और उन्होंने एक आंदोलन चलाया जिसका नाम था नव वेदांत। क्या था उसका नाम, नव वेदांत। तो बच्चों ये याद कर लेना, ये सारी जानकारी स्वामी विवेकानंद के बारे में। इससे बाहर मुझे लगता कोई सवाल आ सकता है कि विश्व धर्म संसद में भाषण दिया, ये शिकागो में मीटिंग हुई थी 1893 में, सारे धर्म वाले आए हुए थे, स्वामी विवेकानंद जो भाषण दिया सबसे बेस्ट था। और ये इनके बारे की इनके सवाल है। नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना 5वीं शताब्दी में किसने की थी, तो सीधा सवाल है नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की, तो ये थे हमारे गुप्त वंश के कुमार गुप्त। कुमार गुप्त कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जिनको हम कहते हैं, उनकी पत्नी का नाम था रानी ध्रुव देवी। ध्रुव देवी, तो इन दोनों का बेटा था कुमार गुप्त, है ना, महान सम्राट चंद्रगुप्त और उसकी बीवी ध्रुवदेवी। तो उनका एक बच्चा हुआ जिसका नाम ने रखा कुमार गुप्त, और कुमार गुप्त ने ही नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। आपको पता है नालंदा यूनिवर्सिटी क्या था, ये एक था बौद्ध मठ, है ना, बेसिकली ये था एक बौद्ध मठ जहां पर बड़े बड़े लोग पढ़ने आते थे। आपको पता है चीनी यात्री ह्वेनसांग भी यहाँ पढ़ने आया था। लेकिन यहाँ सभी धर्मों की शिक्षा दी जाती थी, ऐसा नहीं केवल बौद्ध की शिक्षा, सभी धर्मों की शिक्षा दी जाती थी। बाद में वो ये जो यूनिवर्सिटी एक नालायक व्यक्ति था बख्तियार खिलजी, उसने इसको जला दिया था, बहुत ही गलत काम करे। तो कुमार गुप्त ने नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन है। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था, तो आपको पता है बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 में। ठीक है, बक्सर का युद्ध कब हुआ, 1764 में। तो इसमें क्या था, एक तरफ तो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी जिसके सेनापति थे हेक्टर मुनरो, प्लासी की लड़ाई के लिए हुआ था। तो ये 3 सेनाओं से लड़ रहे थे ये। एक तरफ तो थे मीर कासिम, बंगाल का नवाब मीर कासिम, और दूसरी तरफ था अवध का नवाब, अवध के नवाब सुजाउद्दौला, और एक तरफ थे मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। तो देख लो तीनों सेनाओं मिलकर लड़ रही थी, फिर भी नालायक नहीं जीत पाए, और अंग्रेज हेक्टर मुनरो ये इस लड़ाई में जीत गया। बक्सर की लड़ाई हुई थी ये 1764 में। 1757 में प्लासी की लड़ाई, उसमें रॉबर्ट क्लाइव था सेनापति, और 1764 में सेनापति कौन था, हेक्टर मुनरो। एक देखो मीर जाफर था गद्दार, वो राजा बना दिया था 1757 प्लासी लड़ाई के बाद। लेकिन वो भी सोचा भाई अब तो मैं बादशाह हूं, मैं अपनी चलाऊंगा, लेकिन अंग्रेजों ने उसको हटा दिया, और उसके बाद उसके दामाद को मीर कासिम को बादशाह बना दिया, लेकिन ये भी अंग्रेजों से चिढ़ता था। तो इसने क्या करा, अवध का नवाब सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय को साथ लिया,
वो लड़ाई लड़ी, लेकिन ये तीनों की संयुक्त सेना भी हार गई। और उसके बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। क्वेश्चन आ सकता है इलाहाबाद की संधि किसके बाद हुई? बक्सर की लड़ाई के बाद इलाहाबाद की संधि हुई। रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया गया संधि करवाने के लिए। तो संधि रॉबर्ट क्लाइव और इन तीनों हारी हुई सेनाओं के बीच हुई, मेनली शाह आलम द्वितीय। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। 1905 में बंगाल के विभाजन के लिए अंग्रेजों द्वारा प्रस्तुत मुख्य तर्क इनमें से कौन सा था? तो बोले भाई अंग्रेज लोग है ना, आपको पता है अंग्रेजों लोगों को यही काम था कि धर्म के नाम पर भारतीयों का आपस में लड़ाना। लेकिन ऐसे सीधा तो बोल नहीं सकते ना, सच नहीं बोलना चाहिए, ये अंग्रेजों से सीखा हमने। तो बंगाल के विभाजन के लिए उन्होंने क्या तर्क दिया? उन्होंने कहा प्रशासनिक सुविधा। देखिए उस समय जो बंगाल था, उस समय का जो बंगाल था उसमें कौन कौन शामिल थे? आज का पश्चिमी बंगाल, आज का कौन सा? पश्चिमी बंगाल, प्लस बांग्लादेश, कौन सा देश? बांग्लादेश, प्लस आज का बिहार, प्लस झारखंड, है ना, प्लस उड़ीसा। तो ये सब मिलकर बनता था उस समय का बंगाल, उस समय का बंगाल बनता था। तो अंग्रेज बोले भाई देखिए यहाँ पर है ना पश्चिम की तरफ मुसलमान ज्यादा है, पूर्व की तरफ हिंदू ज्यादा है, तो हमें बड़ी इतना बड़ा बंगाल को संभालने में बड़ी समस्याएं हो रही हैं। हालांकि पूरा देश संभाल रहे थे लेकिन बंगाल को संभालने में समस्या हो रही थी। मेन कारण आपको पता ही है। तो उन्होंने क्या करा, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया गया। बंगाल का विभाजन कर दिया गया 1905 में। लॉर्ड कर्जन, वायसराय लॉर्ड कर्जन नालायक आदमी ने ये काम करे थे। तो बंगाल का जो विभाजन हुआ उसके विरोध में भारतीयों ने स्वदेशी आंदोलन चलाया। तो बंगाल विभाजन के विरोध में हमने क्या कराया? स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन चलाया। अब हम भी देख लेंगे तुमको, हमने कहा स्वदेशी आंदोलन चलाया। हालांकि 1911 में अंग्रेजों में तो अक्ल आई, 1911 में तो लॉर्ड हार्डिंग बोला कि भाई बहुत हो गया है, अब हमने तो सोचा था हिंदू मुसलमान आपस में लड़ेंगे लेकिन ये लड़ कम रहे हैं और साथ हमारे खिलाफ ज्यादा लड़ रहे हैं, तो बोले ये सिस्टम गलत है। तो उसने क्या करा, बोला बंद करो ये बंगाल विभाजन। तो उसने बंगाल विभाजन को लॉर्ड हार्डिंग ने वापिस ले लिया था। सोचा कुछ और सोचते हैं हिंदू मुसलमानों को लड़ाने के लिए। तो बाद में 1919 में ये फिर सांप्रदायिक पंचांट जो हम कभी पढ़ेंगे वो लेके आए, भाई इनको लड़ाने के लिए कुछ और सोचते हैं, बढ़िया सी स्कीम लेके आते। हर्षवर्धन ने दक्कन में जाने के लिए नर्मदा को पार करने की कोशिश की लेकिन चालुक्य वंश के शासक ने उसे रोक दिया। उसका नाम था पुलकेशियन द्वितीय। मैंने बताया था पुलकेशियन द्वितीय बादामी के जो चालुक्य है वहां का राजा था। ठीक है, पुलकेशियन द्वितीय। तो इसने किस किस को हराया? इसने हराया, एक तो हराया हर्षवर्धन को, है ना, हर्षवर्धन को हराया। फिर इसने है ना एक पल्लव राजा था, है ना, पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को भी हराया। ठीक है, महेंद्र वर्मन को, हर्षवर्धन को हराया और पल्लव शासक महेंद्र वर्मन को भी हराया। हालांकि ये खुद बाद में पल्लव शासक जो महेंद्र वर्मन, इसका बेटा था नरसिंह वर्मन प्रथम ने इसको हरा दिया, इसको हरा दिया पुलकेशियन द्वितीय को, और ये लड़ाई के मैदान में ही मारा गया पुलकेशियन द्वितीय। ठीक है, तो ये थी पुलकेशियन द्वितीय की कहानी। सातवाहन राजवंश की स्थापना लगभग कितने साल पहले हुई थी? तो वही आपसे सवाल पूछ रहा है कि आज से हम करें तो सातवाहन राजवंश की स्थापना कब हुई थी? तो देख लेते हैं। सातवाहन राजवंश की स्थापना हुई थी 60 ईस्वी में, 60 ईस्वी पूर्व। ठीक है, 60 आज से 60 ईस्वी पूर्व, है ना, 60 ईस्वी पूर्व सातवाहन शासन की स्थापना हुई थी। तो देखो भाई ये चल रहा है 2023, तो इसमें 60 जोड़ो पहले, तो 3 8 2083, यानी कि 2083 साल पहले हुई थी। तो 2083 को राउंड फिगर में लिख ले 2100, तो आंसर क्या है 2100। तो आंसर क्या आएगा 2100। तो सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? सिमुक नामक व्यक्ति ने सातवाहन राजवंश की स्थापना की थी। और एक क्वेश्चन आता है बड़ा फेमस, कई एग्जाम में होता है, इनकी राजभाषा बताओ। हालांकि थे ये ब्राह्मण लेकिन राजभाषा क्या थी इनकी? प्राकृत। राजभाषा क्या थी? प्राकृत। सातवाहनों की राजभाषा क्या थी? प्राकृत। तो सातवाहन किस लिए शासक है?
फेमस है। देखिए उन्होंने कुछ सिक्के चलाए, जैसे कि शीशे के सिक्के, आपने नहीं सुना हुआ कभी, शीशे के भी शीशे के, तांबे के, है ना, कई तरह के इन्होंने सिक्के चलाए वहां पर अपने साम्राज्य में। तो ये थे हमारे 7 महान राजवंश जिसकी स्थापना की थी सिमुक ने। ठीक है, तो ये थे भाई क्वेश्चन हमारे आपके सामने हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है, और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि जो हम कर रहे हैं उस बस आप इतना भी कर लीजिए काफी है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ऐसा तो है नहीं जो एसएससी है इनको छोड़ करके और कोई ऐसा क्वेश्चन ढूंढ के लाएगी जो आपने ना देखा हो ना सुना हो, ये काम यूपीएससी के लिए छोड़ देती है वो। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनमें से घूम फिर के सवाल आएंगे, आप इनको अच्छे से याद कर लेना, पढ़ लेना और कॉपी में नोट कर लेना। अगर आपको पीडीएफ इसकी चाहिए तो जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर जाके आप इसको पीडीएफ भी मिल जाती है। बाकी पढ़ते रहिए, और हिंदी और के भी मैं वीडियो डाल दूंगा, बाकी तब तक आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, इसी तरह हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर सारे करने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी ने हमारी वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय हो।